वीडियो एक बार मैं छत पे लगा दूंगी। तो हम जो अभी कर रहे थे, हम कर रहे थे ये बेसिक अकाउंटिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। अब उसमें हम यहाँ तक आए थे मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक ट्रेडिंग अकाउंट बता रहा था कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ठीक है। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट है, मान लो। ठीक है। टी फॉर ट्रेडिंग अकाउंट है। मैंने परचेज किया है 1,000 रुपए का सामान। 1,000 रुपए का सामान मैंने परचेज किया है। उस 1,000 रुपए के सामान को मैंने सेल किया है। उसमें से कुछ कुछ पार्ट मैंने सेल कर दिया है। एस फॉर सेल कर दिया है 120 रुपए का। ठीक है। बाकी सामान मेरा बचा रहेगा। जो भी मैं सामान खरीदता हूँ, पहले मेरे पास एसेट में जाता है, इन्वेंट्री में जाता है। ठीक है। और इसमें से जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या है? इन्वेंट्री। भाई इन्वेंट्री। मेरे पास 900 रुपए की इन्वेंट्री बची हुई है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जोड़ता हूँ। तो मेरे पास यहाँ कितने बन गए? 1,000। 1020। 1,000। 20। यहाँ पे मेरे पास केवल 1,000 है, तो 20 रुपए क्या आ गया मेरा? प्रॉफिट। प्रॉफिट। प्रॉफिट आ गया मेरा 20 रुपए। तो टोटल इस साइड में भी क्या हो गया मेरा? 1,000। 1020। ठीक है। 20। सॉरी 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 सॉरी। ये हो गया मेरा अपना 1,020। ठीक है। अब मैचिंग क्या हुआ? मेरे दोनों साइड मैच कर गई। अब मैंने अगर कोई सेल में डाला है तो वो परचेज में भी डालूंगा, और उसके इक्विवेलेंट ही मैं परचेज और सेल दोनों को मैच करूंगा। दोनों को अगर मैच करना है तो उसके लिए क्या है? उसको बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब हमारा जो दूसरा चल रहा था स्क्रीन, अब इसके बाद है फुल डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं अकाउंटिंग में काफी। अब कंसिस्टेंसी होना चाहिए अकाउंट में। ये सारी चीजें मेजोरिटी मैटरनिटी ऑब्जेक्टिव, ये वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जो था अपना था बेसिक एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये हमने अच्छे से पहले भी रीड किया था कि बिजनेस जो है वो सेपरेट रहता है। किससे सेपरेट रहता है? उसके यूजर्स से सेपरेट रहता है, उसके ओनर्स से ओनर से। सेपरेट रहता है। तो बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी होता है, एक सेपरेट सेपरेट पर्सन की तरह उसको ट्रीट किया जाता है, लाइक ए ह्यूमन बीइंग। हम ठीक है। एक आदमी को भी सेपरेट सेपरेट सबको सर्च करके रखा जाता है कि भाई। अब इसमें क्या लिखा है? द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इन assume that the business has a distinct and separate entity. The concept of business entity assumption that means has a distinct and separate owners. It means that the purpose of accounting of business and an owner treated as a separate entity. Keep it new when the person bring the money into capital. यानी कि जो ओनर है उसको अलग माना जाएगा और वो कैपिटल के तौर पे अपना पैसा उसमें लगा देता है बिजनेस में। इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ट्रीटेड एज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू अकॉर्डिंग टू द, मतलब कि जो पैसा ओनर बिजनेस में लगाता है, बिजनेस उसको क्या समझता है? अपनी लायबिलिटी समझता है कि मेरी बिजनेस ये समझता है, बिजनेस एंटिटी ये समझती है कि मुझे ये पैसा वापस तो देना पड़ेगा। क्यों? अगर मैं उसको अगर से एक सेपरेट पर्सन मानता हूँ तो अगर मैंने किसी से उधार लिया है तो मुझे तो पैसा वापस देना पड़ेगा उसको ना। Here, separate entity assumption to given the another distinct person. Similarly, when the owner withdraw the money, पर्सनल एक्सपेंस। अगर ऐसे ही अगर वो ओनर अपना पैसा वापस निकालता है तो उसको ड्राइंग जो है उसका पर्सनल नेचर का एक्सपेंस मान के उसको ड्राइंग मानता है। ट्रीट इज एज डिस्टिंक्ट ओनर कैपिटल है कंसेशनल लायबिलिटी। ये हम देख चुके हैं कि जो है उसकी लायबिलिटी को रिड्यूस कर देता है ये जो विड्रॉल है। द कंटिन्यूस आर मेड टू बुक ऑफ अकाउंट पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ
Let owner the person asset liability owners are therefore the consistent one regarding the reporting of liability in the business. जो भी बिजनेस में बुक्स में जो पैसा लगाता है उसको हम सेपरेट सेपरेट आइडेंटिफाई कर लेते हैं एसेट तौर पे. सिमिलरली पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ ओनर आर रिफ्लेक्ट इन द बुक्स एंड कैश फ्लो. और ये भी है कि अगर पर्सनल तौर पे कोई भी ओनर अपना कुछ कोई भी खर्चा करता है या कोई भी ट्रांजेक्शन करता है पर्सनल नेचर की, उसको अकाउंटिंग की जो ट्रांजेक्शन है, बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन है, उसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता. दूसरा मनी मेजरमेंट जो कॉन्सेप्ट है वो तो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है ना, कि जो भी अकाउंटिंग में जो भी रिकॉर्ड किया जाएगा ट्रांजेक्शन, वो किस में ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड किया जाएगा? मॉनेटरी टर्म में. मॉनेटरी टर्म में ही उसको मनी रिकॉर्ड करेंगे. जो भी ट्रांजेक्शन मॉनेटरी टर्म में होगी उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे. तो उसको एज एम एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस ईटीसी जो भी है उस तरीके से हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे. और ट्रांजेक्शन तुम्हें पता है, ट्रांजेक्शन होता है दो बंदों के बीच में लेन देन, दो सेपरेट पर्सन में लेन देन, दो एंड all such transaction happen which cannot be expressed in monetary term, for example appointment of manager. जो भी ट्रांजेक्शन जो मॉनिटरिंग टर्म में नहीं मेजरमेंट हो सकती उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते. जैसे कोई एम्प्लॉय को ज्वाइन करवाया, तो इसका तो कोई मॉनिटरिंग तो टर्म बना ही नहीं. भाई वो ज्वाइन कर लिया, ठीक है, ज्वाइन कर लिया. मॉनिटरिंग टर्म बनेगा जब उसको सैलरी देंगे. ठीक है. लाइबिलिटी, हाँ, कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स क्रिएटिविटी इज रिसर्च डिपार्टमेंट इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अमंग द पीपल जनरेशन डू नॉट फाइल द प्रेस अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग. ये जो है वही चीज बोल रहा है कि जो ह्यूमन जो ह्यूमन रिसोर्स की जो एक्टिविटी है रिसर्च और डिपार्टमेंट की, उनको हम अकाउंट फॉर नहीं करते हैं, अकाउंट्स में उनको रिकॉर्ड नहीं करते हैं. अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट एंड द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन कीप्ड इन द फिजिकल यूनिट ऑफ मॉनिटरिंग टर्म. जो भी ट्रांजेक्शन है जिसको फिजिकल टर्म में मॉनिटरिंग टर्म में रखा जा सकता है, केवल वही हमारी ट्रांजेक्शन होती है. फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट इन फैक्ट्री टू एकर्स लैंड. इसमें एक एग्जांपल दे रहा है ये कि 2 करोड़ की लैंड जो थी, बिल्डिंग थी 10 रूम का, 30% कंप्यूटर थे, 30 चेयर थी, ये बैंक बैलेंस 5 लाख रुपए था, रॉ मटेरियल 20 टन था, 100 कार्टून थे, वो फिनिश गुड से. दीज आर एसेट ऑफ द डिफरेंट यूनिट सो कैन नॉट बी एडेड इन द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. क्या मैं 20 टन, 4 टन, 4 30, 30 एकड़, 30 कंप्यूटर, क्या इनको कोई मतलब कैसे रिकॉर्ड करूंगा? इनकी मॉनिटरिंग वैल्यू तो मेरे पास है ही नहीं. मॉनिटरिंग वैल्यू होगी तभी तो मैं इसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में ऐड करूंगा ना. मॉनिटरिंग तो है ही नहीं, मेरे को क्या लिखूंगा मैं? क्या डेबिट करूंगा, क्या क्रेडिट करूंगा? 2 डब्बे डेबिट तो कर नहीं दूंगा, 2 डब्बे क्रेडिट तो कर नहीं दूंगा. इनकी जो वैल्यू है, जो इकोनॉमिक वैल्यू है, वही मैं अपने बुक्स में ले जा सकता हूँ. दीज एसेट्स आर एक्सप्रेस द डिफरेंट यूनिट कैन नॉट बी गिवन एन मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्थ. वर्थ की इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ द शो रिकॉर्डिंग द पीस रुपीज इन मनी. कॉस्ट ऑफ लैंड इज 2 करोड़. अब जो लैंड की वैल्यू आ गई, अब इसको तो मैं कर दूंगा भाई. 2 करोड़ की लैंड मैंने खरीद ली, ठीक है. 2 करोड़ की लैंड खरीद, लेकिन खरीदी कितनी है? 2 एकड़. 2 एकड़ को मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाऊंगा अकाउंटिंग में, लेकिन 2 करोड़ को मैं कर दो दूंगा. करोड़ को बिल्डिंग 1 करोड़ की, 15 लाख के कंप्यूटर, और जो टेबल है 2 लाख रुपए की, रॉ मटेरियल 33 लाख, फिनिश गुड 4 लाख रुपए की, टोटल एसेट वैल्यू में अपने पास रिकॉर्ड कर लूंगा सबको जोड़ के. तो कितनी हो जाएगी? 3 करोड़ 59 लाख जो है मेरे पास अपनी वैल्यू, ट्रांजेक्शन बहुत वैल्यू हो सही. जाएगी, जिसको मैं रिकॉर्ड कर पाऊंगा. द मनी मेजरमेंट assumption इज नॉट फ्री फ्रॉम द लिमिटेशन ड्यू टू चेंज ऑफ पीस. वैल्यूएशन डज नॉट रिमेन द ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. अब ये वही चीज बोल रहा है कि भाई जो है वैल्यू जो है ओवर पीरियड ऑफ द टाइम सेम नहीं रह सकती किसी भी ट्रांजेक्शन की. वो तो जो है ट्रांजेक्शन जो वैल्यू है वो कम ज्यादा होता है. द वैल्यू ऑफ द रुपी टुडे अमाउंट पैसे इज मस्ट लेस देन व्हाट इज द ईयर बैक. So therefore, the balance sheet we had differential bought and buy sale of purchase 1995 दो third. ये कह रहा है कि ये हिस्टोरिकल वैल्यू की अब बात कर रहा है. भाई कोई भी एसेट है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू में डिफरेंस होता है. भाई 99 में मैंने उसको 2 करोड़ में खरीदा था, और 2005 में 1 करोड़ का प्लांट खरीदा था. ठीक है. अब जो है उनकी वैल्यू क्या होता है, आगे जब तुम पढ़ोगे तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट आएगी.
आगे एक चैप्टर आएगा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, वो काफी बाद में आएगा तुम्हारे। जो की वैल्यू है वो भी, एसेट की वैल्यू भी चेंज होती है। ये क्वेश्चन, ये एक चीज मैं बताना चाह रहा था यहाँ पे। और आगे क्या है, वी आर द फैक्ट हेयर द वैल्यू विच कैन नॉट बी क्लब्ड टुगेदर एज इमेज द वैल्यू आर रिफ्लेक्ट इन द अकाउंट, अकाउंट डज नॉट ट्रू एंड फेयर व्यू। अभी ये कह रहा है कि जो भी एसेट की जो वैल्यू है, वो भी वैल्यू जो है एसेट वाइज अलग अलग रखना चाहिए, सबको जोड़ के हम नहीं रख सकते अपने पास में। ये तो था हमारा मेजरमेंट, जो मनी में मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है वो था। ऑन गोइंग कंसर्न, अब ये ऑन गोइंग कंसर्न क्या है, ये मैंने बताया था कि बिजनेस जो भी चलता है अपना, उसको हम ये मान के चलाते हैं कि भाई ये गोइंग कंसर्न चलता रहेगा, ये रुकने वाली चीज नहीं लंबी है, खत्म होने वाली चीज नहीं है। कोई आएगा कोई जाएगा, एम्प्लॉय आएगा चला जाएगा, ओनर एक ओनर से दूसरे ओनर में बिजनेस शिफ्ट हो जाएगा, एक आइटम बंद हुआ दूसरा आइटम बेचना स्टार्ट कर देंगे। The concept of going concern assumption the business firms would continue carry out the business operationally indefinitely. For example, fair long value of the time would be not equated in the film future. The important assumption of the accounting provide the very true and so the asset and balance sheet, the bundle of services when the purchase of, for example, क्या दे रहा है ये 50,000 का, इसने क्या किया है, कंप्यूटर खरीदा है, पर्सनल कंप्यूटर। बट वी आर द बॉइंग रियलिटी एंड कंप्यूटर shall be given an honor estimate of the life 5 years। अब क्या है, ऑनगोइंग कंसर्न क्या है भाई, मैं एक लैपटॉप खरीद रहा हूँ, ठीक है, मैं उसको पूरे एक ही साल में खर्चा क्यों नहीं डाल देता। भाई मैं उसको 5 साल क्यों मान रहा हूँ, 5 साल इसीलिए मान रहा हूँ कि उसके इकोनॉमिक बेनिफिट मैं 5 साल तक लेता रहूंगा। तो ये चीज कहाँ से निकल के आ रही है, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट से निकल के आ रही है। क्योंकि जिस जिस पीरियड में मैं जितना जितना इकोनॉमिक बेनिफिट, जो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मैंने क्या फिक्स एसेट को क्या बताया था तुम्हें, दूसरा नाम क्या है फिक्स एसेट का, फिक्स्ड एसेट का तो वो है, फिक्स एसेट को क्या बोलते हैं, दूसरे दूसरा क्या नाम बोलते हैं उसको, फिक्स एसेट को, फिक्स एसेट को क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल बोलते हैं उसको। अब ओवर द 5 ईयर में जो है ये कैपिटल एक्सपेंस आपका होगा, ये एक बार परचेज करते ही 50,000 का बर्डन में है, लूंगा नहीं खर्चे पे, क्योंकि उसका इकोनॉमिक बेनिफिट मैं एकदम से तो उठाने वाला हूँ नहीं। मैं 50,000 का एकदम से थोड़ी ना इकोनॉमिक बेनिफिट उठा लूंगा, एसेट मैंने खरीदा है तो क्या एक ही बार मेरा काम आ जाएगा वो, एक ही, मैंने बिल्डिंग ले ली तो क्या मैं एक ही साल में बिल्डिंग के पूरी बेनिफिट ले लूंगा, नहीं लूंगा ना, उसके तो 5-10 साल बेनिफिट लूंगा, 5-10 साल तो चलेगी ना वो एसेट मेरी। नॉट क्लियर वेदर टू अमाउंट 50,000 इन रेवेन्यू अकाउंट, ये वही कह रहा है कि एक साल में परचेज में उसको नहीं दिखा सकते, और उसका कंजम्पशन जो है ओवर द पीरियड दिखाना पड़ेगा। ओवर द पीरियड जो कंजम्पशन दिखाना है वही क्या है, मेरा कंटिन्यूअस बिजनेस को चलाने की अवधारणा को बताता है। ठीक है, कि ये मैं अजम्पशन मान के चलता हूँ कि मेरा नेक्स्ट ईयर बिजनेस चलेगा, उससे आगे चलेगा 5 साल 10 साल, फिर और चलता चला जाएगा, ऐसा अजम्पशन होता है जब भी मैं हम अकाउंटिंग करते हैं, तो ये सोच के करते हैं कि हमारा बिजनेस बंद नहीं होने वाला, ये चलता ही चला जाएगा। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, अब पीरियड क्या होता है वो दोपहर में मैंने तुम्हें बताया था कि भाई मैं किसी न किसी पीरियड ऑफ टाइम पे तो ये देखने की कोशिश करूंगा ना कि मेरे जो भी मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ उनसे इवेंट क्या बन रहे हैं। भाई इवेंट, ये भाई एक साल हो गया मेरे को काम करते करते, एक साल मैंने क्या कमाया क्या खोया, ये तो मैं चेक करूंगा ना। एक पीरियड हो सकता है 1 महीने में चेक करूं, एक साल में चेक करूं, 3 महीने में चेक करूं, लेकिन तो उस पे कुछ कंप्लाइंसेस भी हैं, वो आगे आप जाके पढ़ोगे कि कोई बड़ी कंपनी है तो उसको गवर्नमेंट बोलती है भाई 3 महीने में बताओ आप क्या कर रहे हो, है ना, लिस्टेड कंपनीज जो होती हैं। छोटी कंपनियों को एक साल में गवर्नमेंट पूछती है, या उसके स्टेक होल्डर कम से कम एक साल में तो ये जानना चाहेंगे किस कंपनी में क्या हो रहा है। तो ये आपके पीरियड कॉन्सेप्ट है। अकाउंटिंग refer the span of time which the financial statement of enterprises period, वही एक साल में जो भी फाइनेंशियल पोजीशन प्रिपेयर की जाती है, एसेट और लाइबिलिटी फॉर द पीरियड है, लॉस एंड प्रॉफिट फॉर द पीरियड है, और उसको चेक करना, इंफॉर्मेशन को चेक करना,
ये चेक करने की अवधारणा कहाँ से आई है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, ये प्रिंसिपल कहाँ से आया है। ये आया है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट से। इसको चेक करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज एक लंबा समय चलने के बाद फिर तो हमें पता, अगर कुछ चीजें हमें बहुत लेट से पता चलेंगे जिसके डिसीजन, इकोनॉमिक डिसीजन अगर हम पहले ले सकते थे वो हम नहीं ले पाएंगे, फिर ये भी जरूरी चीज है। अभी इसमें ये कुछ गवर्नमेंट की चीजों को इन्वॉल्व कर रहा है, भाई कोई एक्ट है, कानून है। अब ये जो है एक एक्ट बता रहा है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट क्या है, पहले दूसरा कंपनीज एक्ट था, 2013 में एक नया कंपनीज एक्ट आया। उसमें भी बताया गया है, उसमें भी इसी प्रिंसिपल को लेते हुए फाइनेंशियल के पीरियड वगैरह डिसाइड किए गए हैं, रूल बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं। उस एक्ट में, कंपनीज एक्ट में क्या है, सारी कंपनी कैसे चलेगी, उसको कैसे कैसे काम करना है, अपने फाइनेंशियल कैसे बनाएगी, सारी कानूनी कार्रवाई, कानूनी प्रावधान उसमें लॉ में लिखे हुए हैं। और ऐसे ही इनकम टैक्स एक्ट है, 1961 में जो इनकम टैक्स एक्ट गवर्नमेंट ने बनाया कि कंपनी को कैसे टैक्स देने हैं, तो वो टैक्स का बेसिस भी पीरियड होता है। उसके लिए भी ये कॉन्सेप्ट जरूरी है। भाई एक पीरियड पीरियड तो टैक्स लेगी, ऐसा तो है नहीं कि आपका कंसर्न तो चलता चला जाएगा। कंपनी तो भाई परपेच, जो उसका नेचर है, पहला हमने स्टडी किया है, तो भाई कंटिन्यूअस नेचर चली जाएगी। तो कंपनी, गवर्नमेंट थोड़ी ना वेट करती रहेगी आपके टैक्स के लिए कि भाई आप तो चलाते रहो, पता नहीं कब क्या बताओगे। हमें तो आप एक महीने में चला लिया, अब कितना कमाए उस पे पैसे दे दो, टैक्स दे दो। साल भर हो गया, आपने जो कमाया उस पे मेरे को टैक्स दे दो। गवर्नमेंट तो अपना पीरियड में टैक्स मांग लेती है। तो ये भी कहाँ से, पीरियड का जो टैक्स मांगने की अवधारणा कहाँ से आई है, वो किससे आई है? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट से। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट से आई है। However, in case of certain situation, prepare of entering financial necessary। भाई कुछ पीरियड, ये बोल रहा है कि भाई कुछ जो है ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें कि हमें एंट्री फाइनेंशियल बाद में बनाने पड़ते हैं। और एग्जांपल टाइम ऑफ, ये कह रहा है कि भाई 12 साल 12 महीने में जो है एक पार्टनर के, ये पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात कर रहा है। बिजनेस के बहुत सारे जो है टाइप होते हैं। भाई बिजनेस एक इंडिविजुअल आदमी भी चला सकता है, बिजनेस दो आदमी लगा के पैसा भी चला सकते हैं, भाई एक कंपनी बना के भी चला सकते हैं। तो बहुत सारे टाइप होते हैं बिजनेस के। तो एक पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप के कुछ अलग नियम हैं, गवर्नमेंट ने उसके नियम बनाए हैं, अकाउंटिंग के नियम उसके होते हैं। उसमें क्या होता है, जब कोई एक पार्टनर रिटायर होता है ना, जो पार्टनर रिटायर होता है तो भी क्या होता है, जिम्मेदारी होती है फाइनेंशियल बनाने की। भाई कोई आदमी जा रहा है, उसका हिसाब किताब तो करना पड़ेगा ना। भाई दो आदमी ने मिला के 10-10 हजार रुपए लगाए थे, अब 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, वो बंदा बोला भाई मैं अब बिजनेस नहीं करना चाहता, मेरा हिसाब कर दो बिजनेस। तो उस बिजनेस की वैल्यूएशन 20 हजार से बढ़ के, मान लो प्रॉफिट कमा कमा के 30 हजार हो गई। अब 30 हजार में दोनों बंदों का हिस्सा है। और वो बोलेगा भाई मेरे को अब जो है, मेरे भी जो 10 हजार लगाए थे वो 15 हजार बन चुके हैं। तो उसके लिए क्या, मेरे को पूरा फाइनेंशियल बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट सब बनाना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा ना मेरे को कि कितनी एसेट होगी, कितनी वैल्यू हो गई, कितना प्रॉफिट कमाया। उस टाइम पे मेरे को अंतरिम फाइनेंशियल बना के उस बंदे का हिसाब करना होता है। फिर ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो अलग अलग कंडीशंस आप जब आगे क्लासेस पढ़ोगे, अकाउंटिंग पढ़ोगे, तो इनका अकाउंटिंग बहुत ही मतलब बहुत बड़ा एरिया है। अभी तो आपने जो स्टार्ट किया है, मतलब आप समझो कि तुम एक सागर को देखने, अभी तुम उस सागर को देखे भी नहीं हो कि उस सागर के किनारे कहाँ तक है। अभी तुमने सिर्फ एक किनारा देखा है, एक छोटी सी जगह से तुम उसको देख रहे हो। अकाउंटिंग एक इतना बड़ा सागर है, जो पूरे पृथ्वी के सागर से भी बड़ा है, समझ लो। उसमें इतना बड़ा चीजें हैं। लोग कॉमर्स स्टार्ट कर देते हैं +1 से, फिर ग्रेजुएशन कर लेते हैं, फिर सीए कर लेते हैं, फिर एमबीए कर लेते हैं। मतलब एंडलेस चलता रहता है, तब तक भी वो पूरा होता नहीं है। वो वहां भी वो पूरा नहीं करा पाता, कोई भी टीचर जो है सीए को भी पूरी अकाउंटिंग नहीं पढ़ा पाता। इतना बड़ा एरिया है अकाउंटिंग। अपार्ट फ्रॉम द कंपनीज शेयर होल्डर स्टॉक एक्सचेंज, ये वो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट बता रहा है कि भाई जो कंपनी लिस्टेड है, उनको अपने फाइनेंशियल बताने हैं।
भाई क्योंकि उसमें होता क्या है ना, जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उसमें आम जनता का पैसा लगा होता है। आम जनता उसके शेयर खरीदती है, आम जनता पे उसके उस पे जो क्या है, आम जनता के ऊपर उसके जो भी इकोनॉमिक स्टेटस होता है उसका फर्क पड़ता है। तो उसमें गवर्नमेंट बोलती है भाई 3 महीने में आप अपने फाइनेंशियल बना के दो, 3 महीने में आपको बनाने पड़ेंगे, लॉन्ग पीरियड हम वेट नहीं करेंगे, यहाँ पे बहुत बड़े जनसंख्या इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, तो उनको अपने जो रिपोर्ट है वो क्वार्टरली जो है, ये आगे बोल रहा है क्वार्टरली अपने रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को बताने पड़ते हैं, अपने पब्लिश कराने पड़ते हैं, न्यूज़पेपर में बताने पड़ते हैं। सेबी है एक ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ने बना रखी है, वहां पे उसको रिपोर्ट करना होता है। अभी तक जो हमने पढ़ा, अब उसको टेस्ट कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है और वो तुम्हें समझ आया कि नहीं आया। क्वेश्चन पढ़ो ये। During the lifetime of entity, accounting produce financial statement in accordance with which basis of accounting concept? हाँ बताओ, अभी इसमें 3 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और एक नन ऑफ अबव का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इन तीनों में से कौन सा जो है इसका राइट आंसर है? ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी, अकाउंटिंग प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद विच बेसिस काउंटिंग कॉन्सेप्ट, मतलब इसमें पीरियड में का जो लाइफ टाइम ऑफ एंटिटी है, मान लो तुम समझ ही गए हो सेंटेंस को, तो बताओ कौन सा इसमें लगता है? इसमें से तो नहीं है। जैसे क्यों नहीं है? चलो बताओ। मैचिंग इसमें तो कॉन्सेप्ट। यूँ पूछा गया कि हम्म। पूरे जिंदगी भर चलता रहेगा जो वो बिजनेस। हम्म। तो वो किसके तो अकॉर्डिंग इसमें चलता तो है? ये मैचिंग अकाउंटिंग। ये पूछ रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कौन से कॉन्सेप्ट को सोचते हुए बनाए जाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग पीरियड को, यही तो पूछ रहा है यार। भाई कंपनी तो जो है वो चलती चली जाएगी, लेकिन किसी पीरियड में तो हिसाब होगा ना। ये पूछ रहा है, सीधा सीधा पूछ रहा है कि कंपनी की जो लाइफ टाइम है उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कौन से कॉन्सेप्ट से बनते हैं, उसके कौन से कॉन्सेप्ट उसको बोलता है कि भाई आप तो फाइनेंशियल बना लो। यही तो बोलता है। कौन बोलता है? अकाउंटिंग अकाउंट पीरियड। चलो फाइनेंस। अगला अगला क्वेश्चन बताओ। When information about two different enterprises has been prepared presented in a similar manner, the information exhibits the characteristic of when information about two different enterprises have been prepared presented a similar manner, the exhibited relevance और इसमें से है two different when information When information about two different enterprises have been presented in a similar manner, the information exhibited the characteristic of, ये अकाउंटिंग करेक्टरिस्टिक पूछ रहा है कि अगर दो इंटरप्राइजेस बना रही हैं सिमिलर बैलेंस मैनर में बना रही हैं, तो वो उसका कौन सा करेक्टरिस्टिक को देखते हुए बना रही हैं? रिलायबिलिटी को देखते हैं। रिलायबिलिटी कहाँ है? वेरिएबल। हाँ रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी तो ठीक है, लेकिन वो रेलिवेंस है उसका ना। अगला जो क्वेश्चन है वो पढ़ो। A concept that a business enterprise will not sold
liquidated in the near future is known as. हम्म We will not sold. इसका मतलब क्या है लिक्विडेटेड का? लिक्विडेटेड होता है, मान लो भाई उसके पास अब कैश ही नहीं है, कैश नहीं है उस कंपनी के पास, अपनी जिम्मेदारी को चुकाने के लिए उसके पास अब पैसा नहीं है, उसके पास एसेट नहीं है, उसके पास कैश नहीं है, उतनी ही उसकी लाइबिलिटी हो गई है, तो अब वो देनदारी के काबिल नहीं बची है। एक प्रोसेस होता है, गवर्नमेंट ने उसको बोल रखा है लिक्विडेट, इसको हिंदी में बोलते हैं दिवालिया। दिवालिया हो गया भाई, अब ये नहीं है किसी काम का, ये तो इसके पास कुछ नहीं है, अब एसेट नहीं बचा, कोई लाइबिलिटी लाइबिलिटी बची है। Concern non-economic entity or monetary unit would be sold. Between sector or liquidated nearest future is known as. ऑनगोइंग कंसर्न को ये बोल रहा है कि ये सोच के कभी भी बिजनेस नहीं करते कि भाई ये बिजनेस मेरा जो है सोल्ड कर दूंगा या क्या लिक्विडेट कर दूंगा। Going concern. भाई हमेशा चलता रहेगा ना बिजनेस, तो सोल्ड करने के बारे में कोई ना सोच के बिजनेस बनाता है, ये तो कॉन्सेप्ट है ना, ये तो प्रिंसिपल है। आगे क्या है? The primary qualities that make accounting information useful for decision making, हम्म relevance and freedom, comparability and समझ आया क्वेश्चन? reliability. इसमें ये बता रहा है कि प्राइमरी क्वालिटीज को देखते हुए कौन अकाउंटिंग में क्या डिसीजन लिया जाता है, किसको देख के डिसीजन लिया जाता है? हम्म किसको देख के लिया जाता है? रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी को। चारों क्वेश्चन पढ़ लो, चारों पढ़ लो, तुम्हें क्या लग रहा है कौन सा आंसर ठीक है? पहला तो है रेलिवेंस एंड फ्रीडम फ्रॉम बेस, दूसरा है रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी, फिर तीसरा है कंपेरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी, चौथा है नन ऑफ दिस। दूसरा लग रहा है कंपेरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। हम्म दूसरा। दूसरा लग रहा है, ये पूछ रहा है द प्राइमरी क्वालिटीज दैट मेक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। ये क्या है? डिसीजन मेकिंग के लिए पूछ रहा है, फ्रॉम बायस, रिलायबिलिटी, कंपेरेबल, कंपेरेबल फॉर अकाउंटेंसी, इसमें से कोई सा ही नहीं है, ठीक है इसका कोई सा भी नहीं। नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? करेक्टरिस्टिक है, करेक्टरिस्टिक है ये, ठीक है। कंसिस्टेंसी इसका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आ गया। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कौन सा? कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है? चलता चला जाएगा, सबसे पहला ऑनगोइंग कंसर्न, ये इसी से रिलेट करता है, कंसिस्टेंट रहेगा मतलब चलता चला जाएगा बिजनेस, ठीक है। कंसिस्टेंट जो हमने पहले ऑलरेडी पढ़ा है, कंसिस्टेंस क्या क्या हो। सही है मेरा आंसर? कंसिस्टेंसी। ये दोनों ये है क्या, ये मतलब इससे क्या होता है, रिलायबिलिटी से क्या होता है, कंपेरेबिलिटी से क्या होता है, ये बताओ मुझे एक बार। कंपेरेबिलिटी से तो कंपेयर करके देखते हैं। तो उससे क्या होता है, कंपेयर करने से क्या होता है? पता चल जाता है कि हम पता जैसे चल हमने जाता है, पुराने कोई। पता चल जाने का मतलब हम डिसीजन ले सकते हैं,
यही है ना? हम्म हम्म पता चलेगा तभी तो डिसीजन लोगे, कंपेयर करोगे तभी तो हम्म डिसीजन लोगे। हम्म तो मैंने तुम्हें गलत बताया और तुमने उसको मान भी लिया। ये तुम्हें इसका मतलब ये अभी भी माइंड में जो है इनके जो वर्ड्स हैं इनकी इन वो जो है वो समझ नहीं आ रहा है। अभी इस ये पहले वाले में ये वाला जो है फ्री फ्रॉम बायस, ये अलग चीज हो गई। अब ये दोनों जो हैं ये डिसीजन मेकिंग के काम आते हैं। इन्हीं के बेसिस भाई कोई इंफॉर्मेशन जो अकाउंटिंग की रिलायबल होगी, भरोसे लायक होगी, तभी तो उस पर कोई डिसीजन ले पाओगे ना। डिसीजन कैसे ले हम्म पाओगे कि भाई मैंने अपने पास पास एसेट दिखा रखा है, 10,000 रुपए का एसेट है, और मैं किसी से उधार में माल लेने जाता हूँ, उसको बोलता है देखो जी मेरे पास 10,000 का एसेट है, अब मेरे को 1,000 रुपए का उधार दे दो, अगर मैं नहीं भी दे पाया तो मैं एसेट से आप रिकवर कर लेना। क्रेडिटर को लाइबिलिटी क्या होता है? चार्ज ऑन एसेट। चार्ज ऑन एसेट ही बोलते हैं ना उसको। चार्ज ऑन एसेट क्यों बोलते हैं वो मैंने बताया था कि भाई जो भी आपका लेनदार है वो आपकी एसेट के ऊपर एक चार्ज रखता है, एक अधिकार रखता है। अधिकार रखता है आपका टोटल एसेट के ऊपर, आपका मालिक भी अधिकार रखता है, आपका बैंक भी अगर लोन लिया है तो वो भी अधिकार रखता है, आपके क्रेडिटर भी आपकी एसेट पे अधिकार रखते हैं ना। ये चीज मैंने आपको समझाया था पहले भी। ये कंपेरेबल इंफॉर्मेशन होगी तभी वो डिसीजन ले पाएंगे। मैंने एक प्रॉफिट एंड लॉस बना रखा है, मेरे एक मसाले की दुकान है, अब साइड में एक दुकान और खुली हुई है। अब मैं उस इंफॉर्मेशन को अपने साइड वाले से कंपेयर करूंगा, भाई मैं तो साल में 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, ये बंदा 1.25 लाख रुपए कमा ले रहा है। और 1.25 लाख रुपए कमा रहा है तो कैसे कमा रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन को देखूंगा। भाई उसने मेरे से 10 रुपए महंगा सामान बेचा, वो चाहे वो क्वालिटी अच्छी देता है इस वजह से महंगा बेचता, कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन कंपैरेबिलिटी होगी तभी मैं उस पर डिसीजन ले पाऊंगा। समझ रहे हो? उसके हम्म बाद आता है अपना कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब कॉस्ट कॉन्सेप्ट के लिए मैंने तुम्हें एक चीज बताया था कि कॉस्ट बनती कैसे है। ठीक है भाई, हम्म मैंने कोई सामान कोई भी परचेज किया है वो कॉस्ट कब बन जाता है? ऐसे तो मैं कुछ भी खरीदता हूँ तो सारी चीजें तो कॉस्ट नहीं बनती हैं। मैंने एक मशीन खरीद ली, वो मेरी फिक्स एसेट बन गई, तो कॉस्ट तो नहीं बनी। हम्म अब कॉस्ट कैसे बन जाती है, क्यों बन जाती है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, वो इसमें वो उसकी जो धारणा है, उसके जो बेसिस हैं वो कॉस्ट कॉन्सेप्ट से निकल के आते हैं। द कॉस्ट कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड दैट द एसेट आर recorded in the books of accounts at their purchase price, at which including the cost acquisition, transport, installation, making the asset to use। अब ये एक नई चीज आपको बता रहा है, मैंने शायद अभी तक आपको बताया नहीं है। ये क्या कह रहा है भाई, आप मान लो मैंने एक 100 रुपए का मसाला बनाने का सामान खरीदा था, ठीक है। तो मैं रहता हूँ हिसार में रहता हूँ, लेकिन हिसार में वो सामान मिलता नहीं है, मैंने वो सामान दिल्ली से मंगाया है, ठीक है। तो मेरे पास कन्वेंस भी लगेगा, कन्वेंस का खर्चा भी हो गया, ठीक है। आएगा तो कन्वेंस तो लगेगा ना उस पे, और उस पे क्या है, मेरा उसका परचेज प्राइस भी है 100 रुपए। 10 रुपए मान लो बहुत सारा माल आ रहा था, उसके साथ मेरा भी माल आ गया, मैंने मंगा लिया, 10 रुपए मेरा कन्वेंस लग गया, ठीक। तो ये भी मेरी कॉस्ट में ऐड हो गया। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ये भी मेरी कॉस्ट में ऐड हो गया। अब इंस्टॉलेशन का क्या मतलब है? इंस्टॉलेशन का क्या मतलब है? और मैंने एक फैक्ट्री लगानी है हिसार में, हिसार में मैं एक फैक्ट्री लगा रहा हूँ, लेकिन फैक्ट्री ऐसे तो लग नहीं जाएगी। मैं छोटे छोटे आइटम खरीदूंगा, कहीं बाहर से लाऊंगा, ट्रांसपोर्ट करके लाऊंगा, फिर उसको एक जगह पे अपना ऑफिस बनाऊंगा, बहुत बड़ा सारा गोदाम लूंगा, वहां पे मैं उसको इंस्टॉल करने की कोशिश करूंगा। बड़ी मशीनरी है, पार्ट बाय पार्ट जोड़ूंगा, लेबर उसमें लगेगी, उसको मशीनरी को बनाएगी, एक लाइन बनाएगी, ठीक है। उस पे डाइंग मशीन सेट की जाएगी, जो भी है जिस प्रकार का मैं बिजनेस करूंगा, एक बहुत बड़ी मशीनरी को सेट करना, उसको सेट करने में भी खर्चा आता है। ऑल्दो मैंने बताया है कि जो भी आप बिजनेस पर्पज के लिए एसेट खरीदते हो, जो भी परचेज करते हो, उसके दो नेचर होते हैं। एक तो करंट एसेट हो गया, एक फिक्स एसेट हो गया, एक इन्वेंटरी हो गया। ऐसे हमने लास्ट चैप्टर में सब डिस्कस किया हुआ है, तो तुम्हें पता है।
अब मैंने एक एसेट बना ली है, एक एसेट बना ली है, इंस्टॉल करके बना ली है, ठीक है, ये रेडी टू यूज कर लिया, तो वो मेरे खर्चा तो लगा ना मेरा उसमें, उसको इंस्टॉल करने में खर्चा लग गया। अब मैंने एक एसेट बना ली, अब उस एसेट को एक बार तो मैं यूज करूंगा नहीं कि भाई एक बार चलाया और सारा एसेट खत्म हो गया। अब उस पे मेरे को मान लो मसाले बनाने की वो ही है, अब उसमें एक जगह पे मेरा कुछ थोड़ा सा मसाला डलता है, फिर दूसरी जगह पे कुछ और डलता है, वो मशीन दूसरी जगह पे जाके उनको तोड़ देती है, ऐसे स्टेप बने हुए हैं, ऐसे इंस्टॉल मैंने करी है मशीन। अब वो एक बार में उसने 1 किलो बनाया, फिर बनाया, ऐसे साल भर साल वो बनाती चली जाएगी, बनाती चली जाएगी ना। तो मेरे जो है ये क्या बोलता है, द कॉस्ट इंक्लूडिंग इन द परचेज प्राइस, और जो है उसमें जो भी कॉस्ट लगेंगे वो सारे जो मेरे उसमें इन्वॉल्व होते रहेंगे कॉस्ट में। अब ये कॉस्ट में इन्वॉल्व करने का रीजन क्या है, मैं उन खर्चों को जोड़ता क्यों जा रहा हूँ, उन सबको एनालाइज क्यों कर रहा हूँ, उन सबको क्यों कर रहा हूँ, सेल प्राइस के लिए। भाई मेरे को जब तक यही नहीं पता होगा कि मैंने 1 किलो ये बनाने में, 1 किलो जो है मसाले बनाने में कितना पैसा खर्च कर दिया, मैं उसका प्राइस कैसे डिसाइड करूंगा, है ना। मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे सबसे पहले तो मेरे को पता चल गया भाई मैंने 1 किलो जो रॉ मटेरियल खरीदा 100 रुपए का है, उसके बाद 10 रुपए मेरा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, 110 रुपए तो मेरे को पता चल गया, ये तो मेरा पता चल गया। लेकिन जो मशीनरी मैंने लगाई है उससे 1 किलो बनाने में कितना खर्च आ रहा है ये कैसे पता चलेगा भाई। इसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा तुम्हारा, अभी जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा। उनमें एक से तो है होगा पीरियड, पीरियड कॉन्सेप्ट से हमें ये पता चलेगा कि ये मशीन जो है मेरी लॉन्ग पीरियड में चलेगी, इतना तो मेरे को पता चल गया। अब मैंने इस एसेट की लाइफ जो है 10 साल रख दी है, 10 साल रख दी है। अब 10 साल में मैंने एक दिन में मान लो उससे 1,000 किलो आइटम बनाया, तो मैं उससे उससे कैलकुलेशन करके उसकी कॉस्ट डिसाइड कर लूंगा, कॉस्ट मेरे को पता चल जाएगी। The illustration given 2005 plant purchase 50 lakhs Shiva Enterprises who in purchase the manufacturing powder 10,000 स्पेंडिंग फॉर ट्रांसपोर्ट, ये एग्जाम्पल ही दे रहा है, इस एग्जाम्पल को हम 50 लाख के क्या है, इसने क्या खरीद लिया है 50 लाख का शिवा परचेज किया, एंटरप्राइजेस। ओल्ड प्लांट, प्लांट खरीद लिया, कोई बना बनाया प्लांट खरीद लिया, विच बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग दी डिटर्जेंट पाउडर बना रहा है। 10,000 रुपये उसने ट्रांसपोर्टेशन जो है लगा दिया प्लांट के लिए, 15,000 रुपये उसने क्या लगा दिए, रिपेयर में लगा दिए, रनिंग में लगा दिए, 25,000 इंस्टॉलेशन में लगा दिए।